परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जनरल स्टडीज को डिटेल में समझने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि आप लोगों का जो जनरल स्टडीज है वो बहुत बड़ा पोर्शन है आप लोगों का। बेसिकली बात करें तो जनरल स्टडीज से ही आप लोगों का डिसाइड होने वाला है कि आपकी रैंकिंग कितनी आएंगी। तो जनरल स्टडीज हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफी सारे लेक्चर्स हम लोगों ने देखे हुए हैं, और आज आप लोगों के लिए मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया वाली न्यूज भी है, बहुत अच्छी खबर भी है आप लोगों के लिए, कि जो आप लोगों के काम आ सकती है, आप लोगों की रिवीजन में मदद कर सकती है। वो भी मैं आप लोगों को आगे में बताऊंगा। तब तक सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर में जुड़ते जाइए। जिन भी लोगों ने यहाँ पर में इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जैसे ही हमने सेशन को स्टार्ट किया है वैसे ही फ्रेंड्स 700 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का, जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का, और जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीजें हैं आप लोगों की जो हमें और ज्यादा मोटिवेट करती है कि हर सिचुएशन के अंदर में, हर इसमें आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे। तो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे इस सेशन को, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। बहुत बढ़िया जी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम सभी लोग यहाँ पर में जी बहुत बढ़िया तरीके से आज का सेशन होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप लोग बिहार शिक्षक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में 7611101101 या फिर फ्रेंड्स आप लोग 9697888844 इस नंबर के ऊपर में कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि हमारा सौर मंडल के किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है, कौन सा ग्रह है। और आपको बता दूं मैंने आप लोगों के SCRT से भी क्वेश्चंस लिए इसके अंदर में, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे सौर मंडल का, ठीक है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका दिन सबसे लंबा होता है, मतलब सबसे लेट जो है वो अपनी खुद की परिक्रमा करता है, खुद का घूर्णन करता है, बेसिकली रोटेशन करता है। खुद का रोटेशन जो है उसका सबसे लेट होता है। अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी, नेपच्यून। तो आप लोगों का देखिए यहाँ पर में आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं मेरे पास में, और मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को एक बार पोल भी दे देता हूँ तब तक, ताकि समझाते समझाते जो है आप लोग यहाँ पर में पोल में भी आंसर कर दे। मैंने पोल दे दिया आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर में इसको देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर में आंसर लगाना स्टार्ट भी कर सकते हो अपना, जो जो भी आप लोगों ने आंसर यहाँ पर में सोचा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखाऊं, ठीक है, एक लिस्ट जो कि ऑथेंटिक NCERT बुक की है, और आप लोगों का SCRT के अंदर में भी ये डेटा दिया हुआ है हिंदी के अंदर में। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स कि सबसे पास वाला जो ग्रह है मर्क्यूरी, जो सूरज के सबसे ज्यादा पास में है, ये पृथ्वी के 59 डेज में अपना एक चक्कर लगाता है। मतलब पृथ्वी पे 49 दिन हो जाते हैं, आप लोगों की एग्जाम हो जाएंगी तब तक ये खुद का एक दिन भी नहीं लगा पाएंगे, एक चक्कर लगा पाएंगा खुद का बस। वीनस, वीनस जो है फ्रेंड्स ये 243 डेज के अंदर में जो है अपना खुद का एक चक्कर लगाता है। मतलब उसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है, जबकि उसका एक साल 225 दिन का होता है, ठीक है। जबकि उसका एक साल 225 दिन का। अब आप लोग सोचोगे, कुछ लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे कि सर ये कैसे हो गया, मतलब उसका एक साल पहले कंप्लीट हो जाता है लेकिन वो खुद का चक्कर लगाने का रह जाता है। तो ये वही लोग हैं, मतलब ये इसका वीनस का कभी ना कभी दिल टूटा होगा, इसीलिए इसने ऐसा फैसला किया होगा शायद कि यार, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी का इंतजार कर रहा हो कि एक दिन जो है वो एक साल से भी ज्यादा लंबा लग रहा है मुझे। ऐसा होता है ना आप लोगों को कि भाई एक दिन जो है यार तुम आई नहीं, अब तक तुम्हारा फोन नहीं आया, कल कहा थी तुम, एक दिन एक साल से भी ज्यादा लंबा लंबा लगने लगा मुझे। तो वो वीनस के ऊपर में होगा शायद वो इंसान। तो वीनस का जो है फ्रेंड्स आप देखोगे सबसे लंबा दिन है, 243 डेज लगते हैं पृथ्वी के दिन के मुकाबले में उसको एक चक्कर लगाने में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स, या एक दिन जिसको बोला जाता है 1 डे। ऐसे जो है यहाँ पर में 243 डेज जब होंगे तब जाके उसका एक दिन होगा शुक्र ग्रह का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आपको बता रहे हैं व्हाट इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के परपटी के ऊपर में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर में आप लोगों का पोल तो बनता है, ठीक है, इसके ऊपर में, क्योंकि ये यहां पर में तो आप लोग बढ़िया से आंसर करोगे। और आप लोगों को बता दो, आप लोगों के लिए एक न्यूज है फ्रेंड्स, सभी लोग यहां पर में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, ये बताना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए अलग अलग आंसर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों को बता दूं, जी हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर में 77% लोगों ने यहाँ पर में आंसर लगा दिए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊं कि सबसे पहले तो ये क्रस्ट क्या होता है,
ऊपरी परत या क्रस्ट क्या होता है? तो आप लोग देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ये है सबसे ऊपरी परत जिस पर आप खड़े हो, तो जिस पर आप लोग हो अभी, ठीक है, जिस पर भी आप हो अभी वो क्रस्ट है आपका, ये परपटी सबसे पतली है, ठीक है, केवल 1% बनाती है परपटी। उसके नीचे में है मेंटल, ठीक है, मेंटल, और फिर उसके अंदर में है कोर। पृथ्वी को ऐसे हम लोग यहाँ पर में 3 पार्ट में बांट सकते हैं, फिर कोर को भी 2 पार्ट में बांटा गया, आउटर और इनर कोर, लेकिन हम लोग कोर ही बोलेंगे अभी फिलहाल में। तो ये जो क्रस्ट है आप लोगों का, सबसे ऊपर की परपटी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ पाया जाता है तो वो है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कुछ पाया जाता है तो ये भी याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे अगर कुछ पाया जाता है तो वो पाया जाता है सिलिकॉन। और तीसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, जल्दी से स्क्रीन पे से देखकर लिखो आप लोग। मैं आपसे जब कह रहा हूं लिखो करके, एक्टिविटी करो, तो आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, आप लोग समझ जाना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ आपके फायदे की बात होगी, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे आता है, ये पहले 3 लिखो आप सभी लोग, पहले 3, ओके। और चौथे नंबर पे फिर आयरन आता है। बट ये जो पहले 2 है आप लोगों के, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है, अधातु है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर में तीसरे नंबर का जो ये एल्यूमिनियम है, ये है मेटल। अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? तो एल्यूमिनियम लगाना है, ऑक्सीजन लगा के मत आना वहां पर में, ठीक है, वो नॉन मेटल है आप लोगों का। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट में मेटल कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। सभी लोगों को लिखना है यहां पर में, मुझे सभी लोगों का आंसर चाहिए यहां पर में एनर्जी के साथ में। अगर मैं एनर्जी लगा रहा हूं तो सभी लोगों की एनर्जी चाहिए। इस बार एग्जाम क्लियर करनी है और अपना खुद का जिला लेना, ये जिद पकड़ के रखो, ठीक है। हम जीतेंगे, सभी लोग लिख देंगे यहां पर में कमेंट बॉक्स के अंदर में, ताकि आप लोगों में भी एनर्जी आ जाए। एल्यूमिनियम मेटल है, ये याद रखना है आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं उससे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा दूं कि दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट बोला था, तत्व बोला था, मेटल वगैरह नहीं बोला था। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरा पाया जाता है सिलिकॉन। अगर मेटल बोलता तो एल्यूमिनियम आंसर होता फिर, जो कि ऑप्शन में दिया भी नहीं आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है, इस्पात और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। और आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐप के ऊपर में एससीईआरटी की बुक्स अवेलेबल करवा दी गई है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हो। एससीईआरटी की बुक्स आप लोगों के लिए डाली गई है, ताकि आप लोग उससे अच्छे से रिवाइज कर सके, अच्छे से पढ़ सके आप लोग। सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर में। आंसर क्या होगा आप लोगों का फ्रेंड्स? इस्पात, मतलब आपका जो स्टील होता है और लोहा होता है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए आप परत चढ़ा देते हो उसके ऊपर में। किस चीज की परत चढ़ाते हो, ये पूछा जा रहा है यहां पर में आप लोगों से, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है? इस प्रक्रिया को जो है फ्रेंड्स आप लोग गैल्वनाइजेशन कहते हो। ये मान लीजिए आपका लोहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप, ये लोहा है आपका, इसको आप लोगों को बचाना है जंग लगाने से, जंग लगने से बचाना है। इसके ऊपर में पतली सी जिंक की एक परत चढ़ा दो आप लोग, ओके, जिंक कोटिंग कर दो। इस प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछते हैं। आप क्या करते हो जनरली, जिसको भी आपको गैल्वनाइज करना है उसको आप लोग, ठीक है, मोल्टन जिंक के अंदर में डुबा देते हो इस तरीके से, उसके ऊपर में जिंक की परत चढ़ जाती है। जनरली ये प्रक्रिया है आप लोगों की, ठीक है। जिंक लगाओ लोहा बचाओ, बढ़िया। किसने लिखा था यहाँ पर? किसी ने तो लिखा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जिंक लगाओ लोहा बचाओ, तो जिंक कोटिंग जो है वो इससे की जाती है, गैल्वनाइजेशन के अंदर में जिंक लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन आएगा और गलत करोगे ना तो बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग लिख देंगे गैल्वनाइजेशन, लोहे को बचाने के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट में सभी लोग लिख दीजिए, सभी के सभी लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों का लेमन फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ, ठीक है। अब यहां पर में किसी ने कहा है कि सचिव बोला एनसीईआरटी फॉलो करो, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे क्या? ठीक है, कौन था ये? ठीक है, झंडू बाम, एक बाम, 3 काम, ठीक है, सर दर्द का इलाज, कौन था ये? एनसीईआरटी भी बोला है करके, ये क्या लिखा है यहाँ पर में? आपको क्या लगता है? आपका टीचर जो है वो, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या? ये क्या लिखा है यहाँ पर में? ये क्या लिखा है इसके अंदर में, नीचे में, इसके पीछे में, ये क्या लिखा है? जब तक फेथ नहीं होता है ना अच्छे से, बेटा कुछ नहीं होता। तुम एक, चलिए आई थिंक अब आप लोगों को आ रही है। तो मैं आप लोगों से कह रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग जो है यहाँ पर मैं इसको मान ही लो कि दानिश सर ने बताया है, तो दानिश सर ने सोच लिया होगा सब कुछ कि भाई क्या है करके, ठीक है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सबको सब कुछ मिला के आपको सारी चीजें अच्छे से बता रहा हूं मैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ पढ़ना है,
ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, जो बच्चा पढ़ लेगा दानिश सर पे भरोसा रख के वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करो, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। 8वीं अनुसूची के अंदर में कौन सा वाली भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं है, मतलब कौन सी वाली भाषा है जो 8वीं अनुसूची के अंदर में नहीं है, ये बताना है आप सभी लोगों ने। और आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक जो है इंपॉर्टेंट वाली खबर भी है, ठीक है, उसके लिए भी आप लोग यहां पर में देखते रहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स यहां पर में। अगर मैं बात करूं यहां आप लोगों से इस क्वेश्चन की, तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारे संविधान के अंदर में टोटल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूचियां है हमारे संविधान के अंदर में, जिसमें से 8वीं वाली अनुसूची के अंदर में हमारी 22 भाषाएं दी गई है, 22 लैंग्वेजेस दी गई है, लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस दी गई है आप लोगों की। ये भारतीय भाषाएं हैं, 22 के 22 भारतीय भाषाएं हैं आप लोगों की। इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, 22 के 22 में से इंग्लिश भाषा शामिल नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें आपको जो भाषाएं दी गई है, भारत के संविधान के अंदर में आधिकारिक भाषाएं दी गई है, उसमें 22 भाषाओं में से इंग्लिश नहीं इंक्लूडेड है। ओके, आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि कल मतलब संडे के दिन आप लोगों की महामैराथन है, ठीक है, महामैराथन पोल वाली क्लास होंगी, सभी ने लाइव आना है, जैसे पिछले बार आप लोग लाइव आए थे पोल वाली क्लास। और अब यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों से, जैसे मैंने पिछले बार अनाउंस किया था, आपके लिए गुड न्यूज, इस क्लास के जस्ट बाद क्लास में ही लिंक दूंगा मैं आप लोगों को, एक टेस्ट होंगी आप लोगों की, ओपन टेस्ट, ओपन चैलेंज आप लोगों के लिए, और वो भी केवल उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो है लाइव रहेंगे, उनके लिए वो उनको लिंक मिलेंगे, उस टेस्ट को उन लोगों ने देना है। और जो बच्चा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएगा, उसको 1000 रुपए के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे, 1000 रुपीज के, ठीक है। जो बच्चा फोर्थ और फिफ्थ आएगा, ठीक है, उसको 500 रुपीज के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे, 500 रुपीज वाले, ठीक है, 500 रुपीज के। अगर कोई भी बच्चा इन पांचों में से, जो भी बच्चा पेड कोर्स का रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन लोगों ने ज्यादा मेहनत की हुई है, ज्यादा जो है वो एफर्ट्स ले रहे हैं, यहाँ यूट्यूब भी पढ़ रहे हैं, पेड में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये 2x दुगना हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए कि पहले नंबर पे कोई पेड वाला स्टूडेंट आता है, उसके लिए 2000 का हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए कि कोई 5वें नंबर पे आता है पेड वाला स्टूडेंट, तो उसके लिए 500 × 2 हो जाएगा, वो मतलब दुगना हो जाएगा। ये वाली चीज है आप लोगों की। टाइम इतने ही बजे रहेगा, 12 बजे, सभी लोगों ने डॉट 12 बजे आ जाना है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट में लिख देंगे कि जी हाँ सर हम आ जाएंगे करके, ताकि आप लोग जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता चल जाए कि आप लोगों ने कल आना है। कल बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ से लेने वाला हूं मैं, जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, 33 लेक्चर्स आपको पढ़ा चुका हूं यूट्यूब के ऊपर में, उसकी टेस्ट लेने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि और मोटिवेशन के साथ में मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही बहुत सारी टेस्ट लेता रहूं। देखिए फ्रेंड्स, ये 22 भाषा है आप लोगों की यहाँ पर में, ठीक है, 22 भाषा है, उर्दू भी उसके अंदर में दी गई है आप लोगों की, लेकिन इसमें कहीं पे भी आप लोग इंग्लिश भाषा नहीं देखोगे। तो इंग्लिश भाषा जो है हमारे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है एनेलम ऑफ टीथ, दंत इनेलम जो है आप लोगों का वो किससे बनता है। और आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है, ठीक है, सबसे टफ पार्ट, सबसे हार्डेस्ट, ठीक है, चीज कौन सी है हमारे बॉडी की। आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे, ये आपके दांत के ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, एनेलम, ये आपके बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट एनेलम आप लोगों का। किस चीज से बनता है ये आप लोगों का, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सभी लोग लिख दीजिए कि ये एनेलम जो है आपका वो तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। पहली बात तो ये लिख लेना आप लोगों ने। नहीं, टीथ हार्ड नहीं है पूरा, सबसे हार्ड ये उसकी जो कवरिंग है ना, ये सबसे हार्ड है आपकी एनेलम। टीथ नहीं लगाना है आप लोगों ने, एनेलम लगाना है, एनेलम लिखना है आप लोगों ने। दंत इनेलम इसको बोला जाता है, एनेलम कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है और सबसे ज्यादा हार्ड है। क्यों हार्ड है, ताकि आप जो भी खा रहे हो, जो आप चबा रहे हो, वो आसानी से चब जाए, वो घसे ना, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वो घसे ना। नहीं तो अदरवाइज पता चले दांत ही घस जा रहे हैं आप लोगों के, खाते 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 खाते, और दांत छोटे छोटे होते जा रहे हैं आप लोगों के। ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोगों का आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग यहां पर मैं लगा देंगे, सभी लोग लिख दो कैल्शियम फॉस्फेट, एनेलम कैल्शियम फॉस्फेट। हर किसी, चलिए लिख देंगे आप सभी लोग यहां पर में जल्दी से कि किससे बना हुआ है। एनेलम सबसे हार्ड पार्ट है और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, सभी लोग लिख देंगे यहां पर में। इसमें दर्द नहीं होता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी नर्व सप्लाई नहीं है आप लोगों का, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो ये एनेलम बोल सकता है कि भाई एनेलम को दर्द नहीं होता। चलिए, तो आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ी सी बफरिंग आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? भारत को कितने पार्ट्स के अंदर में डिवाइड किया गया है, ये बताना है आप लोगों ने। भारत को कितने पार्ट्स के अंदर में डिवाइड किया गया है? ठीक है, ओके। भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक एससीईआरटी का रेफरेंस देना चाहूंगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप लोग, बिहार की जो बुक है आप लोगों की, आप यहाँ पर मैं देख भी सकते हो, उसके अंदर से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। एनसीईआरटी और बिहार स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है उनमें से दोनों से ले रहे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है इस बार। आपका सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप लोग दानिश सर के साथ में पढ़ते रहिए बस अच्छे से, ठीक है। जैसे भी करना है, जो भी करना है, जितनी मेहनत करनी है उतना मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं करवाता रहूंगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, तो भौगोलिक पृष्ठभूमि से ही आप लोगों की बिहार की बुक में दिया हुआ है, आपके ऐप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जितने भी पेड वाले बच्चे सबके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, ये पर्वतीय प्रदेश आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, आपका माउंटेन वाली इलाका आप लोगों का। उसके बाद में उत्तर का मैदानी इलाका, ये वाला जो मैदानी इलाका है आपका, ये मैदानी इलाका, ठीक है, मध्य भारत और यहां पर में दक्षिण भारत। तो इस तरीके से आप लोगों की जो बिहार स्टेट की जो बुक है उसके अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः मेनली, ऐसे तो और भी बहुत सारे पार्ट में बांट सकते हैं, मेनली 4 भागों में बांटा गया है आप लोगों का। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, बीच का मैदानी इलाका, उसके बाद में यहाँ पर में जो दक्कन का दक्षिण का जो पठारी इलाका है आप लोगों का, मतलब ये वाला, ठीक है, विंध्या, सातपुड़ा, ये जो रेंजेस है आप लोगों की वो, और सबसे नीचे में आप लोगों का दक्कन का इलाका, दक्षिण भारत का इलाका आप लोगों का। ओके, तो भारत को मुख्यतः 4 भागों के अंदर में बांटा जा सकता है, ऐसा आपके लोगों के स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर में आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, मतलब न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्रता, न्याय जो है यहाँ पर में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह आपको बताना है संविधान ने कहां से लिया है। हमारे भारत के अंदर में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है स्वतंत्र होनी चाहिए न्यायपालिका? अदरवाइज जो है वो पता चले जजेस बिके हुए हैं तो कोई काम होगा ही नहीं, है ना। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम बराबर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो कंसेप्ट है आपका कि भाई न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, और न्यायिक समीक्षा, मतलब न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है, उस कानून को खत्म कर सकती है, ये बोलकर कि तुमने ये गलत कानून बनाया है। इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो ये जो पावर है हमारे जो न्यायपालिका को या हमारी जुडिशरी को दिया गया है, वो यूनाइटेड स्टेट के संविधान से लेकर दिया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंदर से लाया गया है ये कंसेप्ट आप लोगों का। तो ये याद रखेंगे आप लोग। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये प्लीज इसको सभी लोग लिखो, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या फिर आप लोग लिखो न्यायिक समीक्षा और न्यायालय की स्वतंत्रता। ये कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी याद करवाया हुआ है पहले भी, जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन लोगों के लिए देखो मैं रिवीजन भी करवाऊंगा आपको। हम लोगों ने प्रीएम्बल, जो प्रस्तावना है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है प्रस्तावना। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, हम लोगों ने जो है यूएसए से लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमने, लिखित संविधान का कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया हुआ है। वैसे हमने और भी चीजें ली हुई है जो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे उसके बाद में याद कराता जाऊंगा। जैसे आज एक चीज ऐड कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। चाहते हो ऐसे ही याद करा दूं सारी की सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, ओके। टीचिंग परीक्षा के नाम से फोन आया था, 2000 में नोट देने की बात कर रहा था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर में, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है आशीष कुमार जी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कंसेप्ट हमारे भारत के आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तो ये पूरा आप लोगों ने प्रस्तावना जो है जब पढ़ी होंगी तो उसके अंदर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? तो ये जो कंसेप्ट है आपका लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ये जो है फ्रांस से लिए गए हैं, फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से।
प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 के अंदर में हुई थी। 1789 के अंदर में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और वहां से उसके बाद में फ्रांस के अंदर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना जो है वो पैदा हुई थी आप लोगों की। ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोग रेडी रहिए, कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सभी लोग लिख देंगे, फ्रांस के संविधान से लिया गया। एक बार लाइक भी कर दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे आप सभी लोग। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। चलिए बताइए, इसका तो मैं पोल भी दे रहा हूं आप लोगों को, और कल भी पोल वाली क्लास होने वाली है आप लोगों की। ऐसे ही जो बच्चे लाइव रहेंगे, ठीक है, उन लोगों को पोल भी मिलेगा, और आप लोगों को वो लिंक जो है वो क्लास में ही मिलेंगी। जो बच्चा लाइव देखेगा पूरा का पूरा उस लाइव क्लास के ऊपर में बेस्ड रहेगा। तो आप लोगों ने लाइव क्लास देखनी है पूरा अच्छे से, और पूरा अच्छे से पूरा देखना है ध्यान से। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के ऊपर में मनाया जाता है, घोषणा की गई है उसके उनके जन्मदिन के ऊपर में मनाने की, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में आंसर होगा आपका बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो है फ्रेंड्स, इनके जन्मदिन के ऊपर में जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाता है, या फिर ट्राइबल प्राइड डे। बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब आता है, तो 15, ठीक है, 15 नवंबर को आता है। 15 नवंबर जो है यहाँ पर में 1875 को इनका जन्म हुआ था, तो 15 नवंबर। और आप लोगों के दिमाग में 15 नवंबर से और एक कौन सी वाली जो है चीज आ रही है दिमाग में, बता सकते हो आप लोग, ठीक है, कौन सी वाली चीज आ रही है आप लोगों के दिमाग के अंदर में 15 नवंबर से। 15 नवंबर को ही झारखंड अलग हुआ था बिरसा मुंडा के दिन। तो झारखंड दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन के साथ में कोइंसाइड होता है, ठीक है। दिमाग की घंटी बजी कि नहीं बजी, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को होता है, और 15 नवंबर सन 2000 को ही झारखंड अलग हुआ था। तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही अलग हुआ था वो, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। दोनों तारीख एक ही है, और वो जानबूझकर रखी गई थी, ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है उस दिन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर डाला मान जाएंगे उसको, ठीक है। अगर आप चाहते हो सारे आर्टिकल्स यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, तो आप लोग मेरे को जल्दी से यहाँ पर मैं आप लोगों की जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों के लाइक शेयर कमेंट्स जो है वो मेरे को बता देंगे यहाँ पर में, कि और आप लोगों के लिए ऐसे ही करना है मैंने। बताइए जल्दी जल्दी से। कंपटीशन से आगे रहना है तो क्लास देखते रहो आप लोग अच्छे से, ठीक है। कंपटीशन से आगे बढ़ना है, क्लास देखते रहो। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या कहा गया है, सिंपल सी बात है, आप लोगों से कहा गया है कि भाई भारत की, ठीक है, हिंदी जो है वो क्या रहेंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी आपकी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, आधिकारिक भाषा रहेंगी। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, आधिकारिक भाषा। देखो हमारे भारत की जो है फ्रेंड्स कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, प्लीज ना 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 ये नहीं करना, ठीक है, कि राष्ट्रीय भाषा है करके, वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। आधिकारिक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज हो जाता है, और कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे हिंदी जो है वो हमारे संघ की आधिकारिक भाषा रहेंगी देवनागरी लिपि के अंदर में। देवनागरी लिपि के अंदर में जो हिंदी लिखते हैं वो आधिकारिक भाषा रहेगी। ये आपका आर्टिकल नंबर 343 के अंदर में दिया गया है, 343 1 के अंदर में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, 343 1 के अंदर में। 343 2 के अंदर में क्या बोला गया बताओ आप लोगों को, जानना चाहते हो आप लोग। इसमें यह बोला गया कि संविधान लागू होने के, ठीक है, संविधान लागू होने के 15 साल तक इंग्लिश को भी इस्तेमाल किया जाएगा आधिकारिक भाषा के रूप में। 15 साल तो हो गए सर खत्म, फिर भी अभी भी इंग्लिश चल रहा है। जी हाँ, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि 1965 के अंदर में ये वाला जोड़ा गया था, 3 जोड़ा गया, और इसमें यह बोला गया कि 15 साल के बाद में भी इंग्लिश भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जब तक चाहे तब तक यूज करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करते इस चीज का कि भाई जब इंग्लिश अब आधिकारिक भाषा नहीं है, तब तक जो है इस आधिकारिक भाषा के रूप में काम करते रहेंगी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि के अंदर में राजकीय आपकी आधिकारिक भाषा है, ठीक है। इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा, बट कितने साल तक, 15 साल तक केवल, संविधान लागू होने के। बट 15 साल खत्म हो गए थे, तो 1965 के अंदर में एक संविधान संशोधन किया गया कि 15 साल के बाद में भी इसको करते रहेंगे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। 343 1 के अंदर में कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई, और चाहते कि ऐसे सर करा दो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। देखना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग करके आओगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों का, ठीक है। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को करके आओगे। आधिकारिक भाषा जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का हो जाएगा। ये क्या है आप लोगों की आधिकारिक भाषा जो कि सरकार यूज करती है, हिंदी और इंग्लिश,
ये अभी फिलहाल में आधिकारिक भाषा है। वैसे तो हिंदी है आधिकारिक भाषा, लेकिन इंग्लिश को यूज करने के लिए बोला गया था 15 साल तक, बट अभी भी कर ही रहे हैं इस आर्टिकल के तहत हम लोग, जो 1965 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ऐसे ही सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर का बटन भी दबाते रहेंगे यहाँ पर में। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दो। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे सभी के सभी लोग, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी के सभी जल्दी जल्दी से, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर, कब मनाया जाता है संविधान दिवस? तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स कि संविधान दिवस जो है ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान को हम लोगों ने क्या किया था? अपना लिया था, बनकर तैयार हो गया था संविधान, अडॉप्ट कर लिया था, अडॉप्ट बोला जाता है उसको। तो इसी दिन की याद में हमने 2015 से, ठीक है, क्या किया है फ्रेंड्स, हम लोगों ने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है आप लोगों का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, 1949 से नहीं मना रहे संविधान दिन, हम 2015 से मना रहे। तो 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में हमारा मनाया जा रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 26 नवंबर। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को, बट बनकर तैयार हो गया था आपसे 2 महीना पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो 26 नवंबर जो है हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? संविधान दिवस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों की महा मैराथन है। ठीक है, इस लेक्चर के बाद में आप लोग वहां पर मैं जाओगे, उस सेशन को लाइक कर देना है आप लोगों ने, और नोटिफिकेशन को ऑन करके कमेंट में लिख देना है। ठीक है, पिछले बार मैंने देखा था फ्रेंड्स कि इतने सारे लोग देख रहे थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने लिखा था। और ये जो है एक ये होता है कि भाई आप लोग केवल जो है पढ़ने के लिए आ रहे हो, टीचर को वो नहीं कर रहे हो आप लोग मोटिवेट, या पूरी टीम को मोटिवेट नहीं कर रहे हो। तो सारे के सारे लोग लेक्चर के बाद में जाकर उस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और नोटिफिकेशन ऑन करके कमेंट में वहां लिख भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ये सेशन आप लोगों के लिए ही लगाया जा रहा है, पोल के साथ होंगी क्लास ये कल एग्जैक्ट 12 बजे। अलार्म लगा के रख लो आप लोग मोबाइल के अंदर में। ठीक है, ब्लैंक से कम उम्र का व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए पात्र नहीं हो सकता। ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी बिल्कुल मैं इंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बीच बीच में आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर मैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर मैं आप लोगों को, देखिए, अ पर्सन एलिजिबल टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी लेस देन, कितने साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए उसकी? तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि 35 साल से कम की उम्र। देखो, हमारा राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति या फिर गवर्नर, इन तीनों की ही एज कितनी है पता है आप लोगों को? 35 साल कम से कम। अच्छा, मैक्सिमम एज कितनी है इन तीनों की? कोई बता सकता है मेरे को कमेंट करके? मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है किसी को भी अगर उपराष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है या गवर्नर बनना है? तो मिनिमम तो 35 साल होनी चाहिए, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे गवर्नर हो। लेकिन आप बताइए यहां पर में कि मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप जल्दी जल्दी से सभी लोग, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। और मैं तो ये बिल्कुल पोल में पूछूंगा भाई, ये क्वेश्चन है मजेदार, क्योंकि ये कराया हुआ है और आप लोग देख रहे हो कि जो पूरा लेक्चर देखता है जो बच्चा, उसका फायदा कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कि भाई उसको ये आंसर जम जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी में या परपटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, बताइए जल्दी से। जितने भी बच्चे स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं या जिन्होंने देखा हुआ है, वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से बोला गया है कि परपटी में कौन सा वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? धातु। यहां ध्यान देना आप लोग। अब यहाँ एग्जामिनर भला हो इस एग्जामिनर का, ठीक है, उसकी आकांक्षा, अपेक्षा, ठीक है, पूजा अर्चना सब पूरी हो स्वर्ग में जाकर, क्योंकि उसने यहाँ आपको ऑक्सीजन नहीं दिया या सिलिकॉन नहीं दिया, अदरवाइज आप लोग गलत करके आते। ठीक है, यहां पर मैं उसने आपको डायरेक्टली मेटल ही दिए हैं। तो मेटल कौन सा है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला? एल्यूमिनियम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एल्यूमिनियम। अगर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, अगर ये बोला जाता, ठीक है, तत्व बोला जाता, तो आप लोगों का ऑक्सीजन होता आंसर। देखिए, बताने के बाद में भी 62% लोगों ने आंसर किया है यहाँ पर में। तो जितने भी बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे थे उन लोगों का तो सही हुआ ही होगा बिल्कुल। ठीक है, पोल के अंदर में भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ 63% लोगों ने सही आंसर दिया है केवल। ओके, इसीलिए बोलते हैं रिविजन इज द की, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैं फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्रस्ट मतलब आप लोगों का सबसे ऊपर वाली परपटी पृथ्वी की। पृथ्वी को 3 भाग में बांट सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो सबसे ऊपर जिस पर हम लोग खड़े हैं वो क्रस्ट है आपका। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन इस परपटी के अंदर में, इस पर पपड़ी में।
ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, बट ये पहले दो जो है आपके नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, ठीक है, धातु नहीं है आप लोगों की। तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है, मेटल है, धातु, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से आप लोगों का आंसर एल्यूमिनियम है यहाँ पर में। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से एक बार लाइक का बटन भी दबा देंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को याद करवाता रहूं। ठीक है, चलिए ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे फिर मेटल की अगर मैं बात करूं तो आयरन पाया जाता है। तो पहले चार कौन से पाए जाते हैं ये तो आप लोगों ने कमेंट में लिख ही देना है। सभी लोग लिख दो, सभी लोग कमेंट में लिख दो यहाँ पर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। हर साल 15 नवंबर को झारखंड राज्य की जयंती किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती है? रिवीजन इज द की, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, जो बच्चा पढ़ेगा साथ साथ में उसका पेपर क्लियर होगा, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और कल भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं मैं आप लोगों का, जो भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, जो रिवीजन मैंने करवाई हुई है उसमें से। तो बताइए, जैसे अभी पोल दिया है वैसे ही कल भी आप लोगों के पोल आएंगे, पोल के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने, और आप देख सकते हो कि कितना परसेंट लोगों में आप लोग स्टैंड कर रहे हो। 93%, 96% लोग हो चुके, 95% लोग हो चुके यहाँ पर में जिन्होंने आंसर किया है। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत तेजी से जो है परसेंटेज इधर उधर हो रहा है, और आप लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं पोल के अंदर में। तो झारखंड राज्य जो है ये कब हुआ था अलग? 15 नवंबर। एक नंबर तो यहाँ भी आप लोगों का बन गया, ठीक है, 1 मार्क्स यहाँ बन गया। ठीक है, किसकी जयंती के ऊपर में अलग हुआ था ये? तो बिरसा मुंडा, अभी आपको बताया। जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। रिवीजन ऐसे पढ़ोगे तो पेपर क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे रिवीजन कर करके तो पेपर क्लियर होगा। ठीक है, तो रिवीजन इज द की। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के ऊपर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। और जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, उसी के मौके के ऊपर में झारखंड जो है वो अलग हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट? कौन सा वाला जोवियन प्लैनेट नहीं है? अब ये जोवियन प्लैनेट क्या होता है ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जोवियन प्लैनेट क्या है? ओके, जोवियन प्लैनेट क्या है आप लोगों का? जोवियन प्लैनेट का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसा ग्रह, ठीक है, जो गैस का बना हुआ हो, उसको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाला जोवियन प्लैनेट नहीं है, गैस का बना हुआ नहीं है आप लोगों का? तो देखिए, शनि, यूरेनस, मार्स, जुपिटर, इसमें से जो है फ्रेंड्स शनि ग्रह जो है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो शनि ग्रह है, ठीक है, ये आपका गैस, ये यहां से जितने भी है मार्स के बाद वाले जितने भी है वो सारे के सारे क्या है? गैस के बने हुए हैं। इसके बाद वाले ये गैस के बने हुए ग्रह है आप लोगों के, ये वाले, ठीक है, ये गैस के बने हुए हैं। और ये वाले जो ग्रह है चार, पहले चार ग्रह, ये चट्टान के टेरिस्ट्रियल प्लैनेट है, रॉक से बने हुए हैं। तो मार्स जो है आप लोगों का ये गैस से बना हुआ नहीं है, मंगल ग्रह। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल ग्रह गैस से बना हुआ नहीं है। ये जो ग्रह गैस से बने हुए होते हैं उनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। ओके, क्या आपका प्लूटो एक प्लैनेट है? बताइए यहाँ पर मैं, प्लूटो कहा गया भाई, प्लूटो, ठीक है, नहीं दिख रहा वो प्लूटो, लेकिन मान लो अगर आप लोगों को दिखाता है प्लूटो, तो प्लूटो क्या एक प्लैनेट है? नहीं, प्लूटो पहले एक प्लैनेट हुआ करता था 2006 के पहले, बट 2006 में उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब एनसीईआरटी में ही इसका उल्लेख दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से कब हटाया गया, कौन से साल में? उसको बौना ग्रह बोला गया जाता है। अब बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, 2006 के अंदर में। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 2006, सभी लोग लिख दो 2006 लिख देंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ठीक है, कब लागू हुआ था? क्या क्वेश्चन बनाया था यार एग्जामिनर ने भी, मतलब मुझे ये क्वेश्चन देख के मजा आ गई, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया यहाँ पर मैं बोला भाई यार मतलब, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब लागू हुआ था? ठीक है, तो बेसिकली जो अधिनियम जिस साल बना था उसी साल ये लागू भी कर दिया गया था। अंग्रेज ऐसे नहीं थे कि इस साल कानून बनाया और अगले साल लागू करे, हमारे जैसे नहीं थे वो लोग लेट लतीफ के अगले साल लागू करेंगे करके, वो उसी साल लागू कर देते थे। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नवंबर 1908 के अंदर में ये लागू हुआ था। अब ये क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसके तहत ये बोला गया कि जो भी ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग, उनकी जो जमीन है वो किसी और को नहीं दी जा सकती। और आज तक आदिवासी लोग इससे इस अधिनियम का उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत उनको फायदा हो रहा है कि उनकी जमीन किसी और को नहीं दी जा सकती है। और ये किसके वजह से हुआ था पता है आप लोगों को? ये बिरसा मुंडा जैसे जो लोग थे, जो आदिवासी नेता थे, ठीक है, जो कान्हू जैसे लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर में आप लोगों के लिए काम किया, जिन्होंने आदिवासियों के नेतृत्व किया, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी,
अपनी जान गंवा दी जिन लोगों ने, ऐसे लोगों का था कि जिनकी वजह से 1908 में जाकर ये कानून बनाना पड़ा अंग्रेजों को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, बिहार के अंदर में आता था पहले छोटा नागपुर, अभी झारखंड में आता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। वहां पर में कोई भी आदिवासियों की जमीन को किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? खरीफ की फसल नहीं है। मुजफ्फर हफीज जी, बिल्कुल उसके ऊपर में विचार किया जा रहा है। यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? कौन सा वाला खरीफ क्रॉप नहीं है, खरीफ की फसल? सबसे पहली बात तो ये खरीफ की फसल जो है कब उगती है, आप बताइए। यहां पर में खरीफ की फसल बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में? ये लिख दो बस, आप लोग देखते कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। खरीफ की फसल नहीं है बोल रहा है, देखो नहीं है। एक बार पोल भी ले ही लेते हैं यार, इतना खर्चा हो गया मालिक। तब तक आप लोग आंसर यहां पर में कमेंट में लिखते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से खरीफ की फसल की, तो सबसे पहले बात तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि खरीफ की जो फसल है आप लोगों की, ये आप लोगों का जो रेनी सीजन होता है उसके समय में ये होती है। आपकी बरसात के मौसम के अंदर में, वर्षा का जब मौसम होता है उस समय में ये आप लोगों की फसल उगाई जाती है, खरीफ की फसल आप लोगों की। ओके, उसमें से यहां पर मैं आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा वाला खरीफ की फसल नहीं है। मक्का, गेहूं, चावल, ज्वार। देखो ये दोनों जो है ना एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों के दोनों, वीट और राइस, दोनों में से किसी ना किसी एक को अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। गेहूं और चावल, आप लोग गेहूं की रोटी खाते हो और चावल खाते हो आप लोग रोज। रोज आप लोगों ने याद करना है, रोज, हर रोज। मैं कल आप लोगों से पूछूंगा, कल 12 बजे आऊंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। आज आप लोग जितने बार खाना खाओगे, ठीक है, उतने बार आप लोगों ने रिवाइज करना है ये कि भाई गेहूं जो है आप लोगों का ये रबी की फसल है, ठीक है, और जो चावल है, जो राइस है आप लोगों का, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। और रोज खाते हो आप लोग ये ना, गेहूं और रोटी और चावल रोज ही खाते हो आप लोग, तो ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग। गेहूं रबी की फसल है और चावल जो है वो खरीफ की फसल है, सभी लोग लिख देंगे आप लोग। रबी की जो फसल है आप लोगों की, ये ठंड के मौसम के अंदर में जो है वो उगाई जाती है, ठंड के मौसम में। ये भी याद रख सकते हो आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। गेहूं और चावल एक साथ नहीं रह सकते, ये इससे आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वीट जो है, गेहूं जो है वो रबी की फसल है आप लोगों की। बाकी मक्का, चावल, जवार जो है ये आप लोगों की खरीफ की फसल है। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो खरीफ की फसल है आपकी बारिश के मौसम में उगाई जाती है, रबी की फसल सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में उगाई जाती है। एक होती है जैद की फसल। जैद की जो फसल होती है ना, ये आप लोगों की समर में, गर्मी के मौसम के अंदर में उगाई जाती है, गर्मी के मौसम में, हाई गर्मी, उफ उफ गर्मी, ठीक है। जैद की फसल, जैसे आप लोगों ने आम वगैरह खाए होंगे, ठीक है, तरबूज वो खाया होगा आप लोगों ने गर्मी के मौसम में, वो गर्मी के मौसम में उगाया जाता है वो। ओके चलिए, बाकी ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड कि चावल, जवार, बाजरा, मक्का, जूट, ठीक है, कपास, गन्ना, ये सब क्या है आप लोगों का खरीफ की फसल है। गेहूं, चना, मटर, आलू, तिलहन, प्याज, ये सब आप लोगों के क्या है, रबी की फसल है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा करवा के याद करवा दूंगा। कितने लोग चाहते हैं इसको याद करवा दूं? जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और कमेंट करके भी बताते रहेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को और करवाना है इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, तो राइस जो चावल है वो खरीफ की फसल है, और जो गेहूं है आप लोगों का खरीफ, चावल खरीफ की फसल है, और वीट जो है, जो गेहूं है आपका, वो रबी की फसल है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट? कौन सा वाला इसमें से जिसके अंदर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? बताइए जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, एक बार सभी के सभी लोग एक साथ लाइक का बटन दबा देंगे, जितने भी लोग बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि ये बाद में जाकर आप लोगों के लिए ऊर्जा का काम करता है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत बनता है आप लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट राइस के अंदर में, चावल के अंदर में पाया जाता है आप लोगों का। बीपीएससी प्री 2018 के अंदर में आया था, और ये आपका जो है स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसके आधार पर है ये क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल के अंदर में पाया जाता है आप लोगों का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है आप लोगों का किसी एक चीज के अंदर में, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, चावल के अंदर में, जो राइस होता है आप लोगों का उसके अंदर में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। यहां पर मैं आप लोग देखिए, अगर आप 100 ग्राम चावल खाओगे, ठीक है, 100 ग्राम अगर आप लोगों ने चावल लिया, तो उसमें से 93.3% आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है उसके अंदर में। कार्बो, इसीलिए बोलते हैं कि चावल मत खाया करो मोटे होते हैं करके, वो बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, जो बाद में जाके फैट के रूप में जमा हो सकता है आप लोगों का। अब ऐसा भी नहीं कि खाना नहीं है, वो भी जरूरी है, इसमें अच्छे वाले कार्ब्स भी होते हैं इसमें,
ओके, तो ऐसा नहीं कि बस पता चले कि चावल खाना बंद कर दिया, ऐसा भी मत करना। ओके, चावल के अंदर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 93% से भी ज्यादा। रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, रोनाल्ड रोज जो है वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी। रोनाल्ड रोज किससे संबंधित है? रोनाल्ड रोज, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर में आप लोगों ने आंसर करना है इसका। रोनाल्ड रोज किससे संबंधित है? तो रोनाल्ड रोज जो है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, मलेरिया से संबंधित है। ये मलेरिया के परजीवी की खोज इन्होंने की थी। इन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। तो मलेरिया के पैरासाइट कैसे फैलते हैं उसकी खोज इन्होंने की थी। ओके, तो रोनाल्ड रोज, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत के अंदर में आए थे, ब्रिटिश चिकित्सक थे, भारत के अंदर में आए थे, ये भारत में खोज की थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, तो भारत के अंदर में जो आज तेलंगाना का इलाका है वहां पर में काम कर रहे थे, तो वहां पर में काम करते करते उनको पता चला कि भाई मच्छर जो है वो बेसिकली फैला रहे हैं। तो मच्छर जो है वो मलेरिया परजीवी जो है फैलाते हैं, इसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 के अंदर में। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आप लोगों का, और ये आप लोगों का फ्रेंड एससीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। रोनाल्ड रोज, इन्होंने मलेरिया की खोज की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले और भी क्वेश्चन है आप लोगों के बहुत सारे बचे। बिहार की 7th फेज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो महा मैराथन है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बता दूं, कल टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं विस्तृत व्याख्या के साथ में, पोल वाले क्वेश्चन। ठीक है, पोल रहेगा आप लोगों का, तो सबने लाइव आना है। जो बच्चा पूरा लेक्चर लाइव देखेगा उसको मिलेंगी एक टेस्ट लाइव में ही, और लाइव टेस्ट रहेगी यहाँ पर, जिसमें रैंकिंग बनेगी आप लोगों की, एक लिंक दूंगा आपको क्लास के बाद में, और जिसमें जो पहले 3 बच्चे रहेंगे उसको 1000 रुपीज के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है, 1000 रुपीज के, और जो 4th और 5th नंबर पे आएगा उसको 500 का। अगर पेड स्टूडेंट है, जितने भी बच्चे हैं पेड स्टूडेंट, अगर आप लेने का सोच भी रहे हो तो कल से पहले कर लेना, ताकि आप लोग भी इसके अंदर में आ जाए। पेड स्टूडेंट जो रहेंगे उनका 2x हो जाएगा ये अमाउंट, ये उनका जो भी प्राइस रहेगा। आपको बताना है कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जल्दी से बताइए आप लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, इसका पोल भी दे देता हूं मैं आप लोगों को, सभी लोग आंसर करते जाएंगे यहां पर मैं। बताओ, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बिहार? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कौन सा वाला है जो नहीं सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों के आंसर आने लग गए हैं। यहां पर आंसर आज आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो बिहार के साथ में सीमा साझा नहीं करता। आप लोगों को मैप के थ्रू भी मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर में, आप लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखोगे ये है बिहार। बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम बंगाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड के साथ में तो ऑब्वियसली करता ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ में ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये याद रखना है आप लोगों ने, मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बस 3 राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और उसके अलावा शेयर करता है नेपाल के साथ में, उत्तर में नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रेडी रहना है उस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों ने। जनजाति गौरव दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। एक बार फिर से पोल, और रिवीजन इज द की, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अब एग्जाम में आएगा तो आप इसको नींद में भी आंसर लगा के आ पाओगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर याद चाहते हो कि मैं आपकी सारी प्रैक्टिस करवा दूं, तो यहां पर मैं बने रहिए, और लाइक यहां पर मैं, मेरे को 2000 से ज्यादा यहां पर मैं लाइक हो जाने चाहिए यहां पर मैं जल्दी से। और कल वाला जो सेशन है आप लोगों का, उसके ऊपर में 1000+ लाइक्स हम लोगों ने करने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा उसके बाद में आप लोगों ने जाना है उस सेशन के ऊपर में, और उस सेशन के ऊपर में लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और कमेंट में लिख भी देना है जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस आप लोगों का कब आता है? तो ये आता है 15 नवंबर को। इसी दिन झारखंड भी अलग हुआ था आप लोगों का, ये भी याद रखोगे आप लोग, झारखंड इसी दिन अलग हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर पेडी कल्टीवेशन? 82% लोगों ने सही आंसर दिया था, बहुत अच्छी बात है। हाथ ऊपर करके बता देंगे कितने लोगों का सही हुआ था यहां पर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेटर फॉर पेडी कल्टीवेशन? धान की खेती, या जिसको आप लोग चावल भी बोलते हो, राइस जो होता है आप लोगों का, धान या चावल जो होता है आप लोगों का, उसकी खेती के लिए, पेडी के लिए, राइस की कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या बलुई मिट्टी? देखो फ्रेंड्स, चावल को उगाने के लिए ना, एक्चुअली धान उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है,
तो आप बताओ सूखी मिट्टी के अंदर में हो सकता है क्या ये? लोमी या दोमट मिट्टी या सूखी मिट्टी के अंदर में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बलुई मिट्टी जिसमें रेतीली मिट्टी है उसके अंदर हो सकता है क्या? भाई रेत में पानी कैसे रहेगा? पानी तो नीचे चला जाएगा, रेत में पानी ही नहीं रहेगा। पानी की बहुत जरूरत होती है धान उगाने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, ब्लैक सॉइल, क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स याद रखना है, आप लोगों ने ए कहा गया भाई, चिकनी मिट्टी हो जाएगा आप लोगों का आंसर। क्योंकि चिकनी मिट्टी क्या होती है, वो पानी को पकड़ के रखती है। तो सबसे ज्यादा अच्छे से जो है आप लोगों का चिकनी मिट्टी जो है, क्लेई सॉइल जो होती है आप लोगों की, एलुवियल क्लेई सॉइल, जलोढ़ चिकनी मिट्टी जो होती है आप लोगों की, वो सबसे बेस्ट होती है आपकी चावल उगाने के लिए। ये याद रखेंगे आप लोग। तो जलोढ़ मिट्टी या जो चिकनी मिट्टी होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है आप लोगों का, ये याद रखना है आपने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग आंसर कर रहे हो। अच्छा, धान जो है कौन सी वाली फसल है, रबी की या खरीफ की? जल्दी बताओ आप लोग। सभी लोग आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, छाप दो आप लोग जल्दी से, सभी के सभी लिख दो, सारे के सारे लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में। जल्दी से जाके लिख दीजिए यहाँ पर में कि धान जो है रबी की फसल है या खरीफ की है। सभी के सभी लिखेंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों ने लिखना स्टार्ट भी कर दिया है फ्रेंड्स। ऐसे ही लिखते रहेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है? अब ये बिश्नोई जनजाति कहाँ से आ गई सर याद आपको? तो मेरे को कहाँ से याद आई, मैं बता दूं आप लोगों को। मेरे को याद आई आप लोगों के एससीईआरटी की बुक से। एससीईआरटी की बुक के अंदर में दिया हुआ है क्या आप जानते हो में, और आपको पता ही है कि जब क्या आप जानते हो दिया है बुक के अंदर में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अमृता की कहानी करके एक बुक है, वो मतलब एक चैप्टर दिया है, उसके अंदर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बिश्नोई समुदाय के बारे में, उसमें बताया गया है। ठीक है, बिश्नोई समुदाय जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का है, राजस्थान की एक जनजाति है बिश्नोई समुदाय। तो राजस्थान याद रखना है आप लोगों ने, यह आपके एससीईआरटी में दिया इसी वजह से। अगर आप चाहते हो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो एग्जाम में आएंगे आप लोगों से और आप लोग कर पाओ उसको, तो आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छे से देखना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो बिश्नोई समाज याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कहां से, राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विषु का अर्थ क्या होता है? और ये कल ही मैंने पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया। जितने भी पेड क्लास वाले बच्चे वो लोग तो बिल्कुल एकदम एकदम हवा में बिल्कुल आंसर कर दोगे इसको, नींद में भी इतना बढ़िया तरीके से एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में एनिमेशन के साथ में पढ़ाया हुआ है आपको। विषु, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब कल ही रात में ही कराया था, कल रात में इसको पेड क्लास के अंदर में भी कराया मैंने ज्योग्राफी के अंदर में आप लोगों को। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर में, विषु का अर्थ, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, पूरी दुनिया में इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है उस दिन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इक्वल डे और इक्वल नाइट। एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि जब इक्विनॉक्स होता है तो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी की सीधी कहाँ पर में पड़ती है, इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर या फिर जो आप लोगों का भूमध्य रेखा होती है उसके ऊपर में पड़ रही होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर में। ये 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 दिन ऐसे होते हैं जब ऐसा समय आता है जब पूरे दुनिया के ऊपर में, ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर में इक्वल डे और इक्वल नाइट, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात एक्सपीरियंस की जाती है। इसी को इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है आपका। तो विषुव के दिन क्या होता है, 2 चीजें होती है, ये याद रखेंगे। पहली चीज, सीधी सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ रही होती है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा के ऊपर में पड़ रही होती है आप लोगों की, सीधी भूमध्य रेखा के ऊपर में। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो पूरी दुनिया है उसके अंदर में इक्वल डे और इक्वल नाइट जो है आप लोगों का ये होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्यों आप लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है, एससीईआरटी के अंदर में। तो विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को आपका विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ने पहली बार इसको मनाया था। ठीक है, उस दिन, उस साल से हर साल जो है वो 3 दिसंबर को हम क्या करते हैं, जितने भी पर्सन है विद डिसेबिलिटीज, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये लिस्ट देखिए आप लोग, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने ईवीएस भी पढ़ना है ना। नेशनल पोल्यूशन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। उसके बाद में गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, वो भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। भाई प्रदूषण से मुक्त हो जाओ, गुलामी से भी मुक्त हो जाओगे। विकलांगता का विश्व दिवस, जो विकलांग है उन लोगों के अधिकारों के लिए दिवस,
3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, 5 दिसंबर को सॉइल डे मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए बाकी का और जो है आप लोगों को याद करवाता चलूंगा मैं। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। आपके बुक में दिया है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि के अंदर में कितने बिंदु होते हैं, बताइए। ब्रेल लिपि के अंदर में कितने बिंदु होते हैं, 4, 5, 6, 7, कितने बिंदु होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों ने 6 बिंदु होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे बताओ रोज कितनी होती है और रो कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं, रो और कॉलम, रो कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं, देखते कितने लोगों को पता है। रो और कॉलम बताओ, कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। रो कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे ना, 6 बिंदु इस प्रकार से होते हैं वो, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो यहां पर में 2 कॉलम होते, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो 1, रो 2 और रो 3, इस तरीके से 6 बिंदु होते हैं आप लोगों के। तो 2 कॉलम होते हैं और 3 रोज होते हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से। ओके, तो 2 रोज, 2 कॉलम, ठीक है, और 3 रोज होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। वेयर इज वाल्मीकि अभयारण्य लोकेटेड, वाल्मीकि अभयारण्य कहां पर में लोकेटेड है, जल्दी बताओ यहाँ पर में। और लाइक भी करते रहो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे आप लोग, ताकि ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दूं। और कल सभी लोग 12 बजे आ जाएंगे, एक बार यहाँ पर में लिख देंगे कि जी हाँ सर, कल डॉट 12 बजे आ जाएंगे। कल हम लोगों ने 5000 बच्चों का टारगेट कल कंप्लीट करना है आप लोगों का, ठीक है। और लाइव रहेंगी, मैंने आपको बताया कि आपको टेस्ट भी मिलने वाली है, आप लोग ओपन टेस्ट रहेंगी आपकी, उसी के ऊपर में आधारित देखेंगे कि कितना ओपन टेस्ट में आप लोग कितनी भी रैंकिंग के ऊपर में आ रहे हो इतने सारे बच्चों के अंदर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बिहार में है ये वाल्मीकि अभयारण्य, ठीक है, वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में है। और बिहार में भी कहां पर में है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के पश्चिमी चंपारण में आप लोगों का वाल्मीकि अभयारण्य। तो पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में वाल्मीकि अभयारण्य है, और बिहार का एकमात्र जो है ये क्या है आपका, नेशनल पार्क है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क। नाउ पनामा जो है वो किसको किसको जोड़ता है, पनामा बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे, पनामा किसको किसको जोड़ता है, पनामा नहर। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, देखिए मैं आपको बता दूं, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH इसके ऊपर में आप लोगों ने जुड़ जाना है फ्रेंड, DANISH यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो आज वाली PDF जो मैंने आप लोगों का जो था ना आपका 100 वाले जो आपके नेशनल मूवमेंट, उसकी PDF भी डाल दी थी यहाँ पर मैं, कितने लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल दिया था आप लोगों के लिए, तो सभी लोग देख लेंगे, DANISH दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में जुड़ जाएंगे सभी लोग। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा, ठीक है। बाकी ये जो दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में मैंने PDF डाल दिया था आप लोगों के लिए। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर में पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, अगर ये बताओ आप लोगों से, तो आंसर आपका होगा प्रशांत महासागर और अंध महासागर। अब ये अंध महासागर क्या है आपका, ये जो अटलांटिक ओशियन है आप लोगों का, इसी को आप लोग जो है ये अंध महासागर के नाम से भी जानते हो, अंध महासागर, ठीक है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, अंध महासागर, अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर, ब्लाइंड ओशियन के नाम से भी आप लोग जानते हो, याद रखना है आप लोगों ने। यहां पर में है उत्तरी अमेरिका, यहां पर में है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहां पर में अटलांटिक ओशन, यहां पर में है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अगर ये कैनल नहीं होती तो आपको ऐसा घूम के जाना पड़ता, ऐसा घूम के जाना पड़ता। बट अब ये कैनल बन जाने के कारण, यहां से एक नहर बना देने के कारण, ये जमीन के अंदर, जमीन के बीच में से अब यहीं से जाया जा सकता है, एक नहर बना दी गई है इसमें से, पनामा कैनल। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पनामा कैनल यहां पर में आप लोगों की बना दी गई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को देख पा रहे हो यहाँ पर में कि आपका 2000+ लाइक भी हो चुके हैं हमारे, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर में आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, शिपकीला, जेलेपला, बोमडीला, माना और नीति, ये दर्रे आपको बताना है कौन सा वाला आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, कौन सा वाला सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। शहनाज पढ़ाई पे ध्यान दो इधर में,
वेरी गुड। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें जेलेपला कहाँ पर में है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिक्किम के अंदर में नथुला और जेलेपला, ठीक है। बोमडीला जो है आप लोगों का, बोमडीला जल दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। माना और नीति ये उत्तराखंड के अंदर में है। ये जो शिपकीला दर्रा है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, शिपकीला दर्रा आप लोगों का मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो सभी लोग लिखिए शिपकीला दर्रा कहां पर में, हिमाचल के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है। तो शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर में, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो ये है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश यहां पर में, ठीक है, यहां पर में ये हिमाचल प्रदेश। और आप लोग देखोगे यहां पर में हिमाचल प्रदेश के अंदर में ये है शिपकीला दर्रा आपका, ठीक है, शिपकीला हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। बाकी नीति और माना दर्रा जो है आप लोगों का आपको उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा। यहाँ पर में उत्तराखंड है, नीति, माना, लिपू लेक, ठीक है, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट वाले दर्रे हैं उत्तराखंड के अंदर में। वही अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोग देखोगे दीफू दर्रा, बूमला, ठीक है, बोमडीला, यांगपा, ये सारे के सारे आप लोगों के कहाँ पर में, ये आप लोगों के हैं अरुणाचल प्रदेश में। नथुला और जेलेपला आप लोगों के सिक्किम के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना है आप लोगों ने, ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे आप लोग यहाँ पर में भी देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर में भी दिया हुआ है। यहाँ पर में है बोमडीला दर्रा, अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखोगे ये है आप लोगों का बोमडीला दर्रा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अरे यार, ठीक है, इसको क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोगों को शिपकीला कहां पर में, शिपकीला जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। जी हाँ, वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके ऊपर में वो जो आपका हिंदी और इंग्लिश वाली जो बुक वो है ना आप लोगों का इसका दर्रों वाला, वो डाल दूंगा मैं इमेजेस। रिवीजन क्लास क्या बोल रहे हो, रिवीजन क्लास ले लीजिए, रिवीजन क्लास कल है आपकी, बिल्कुल है कल रिवीजन क्लास। एक बार शेयर भी कर देंगे यार, सभी लोग जितने भी लोग हैं, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे शेयर कर देंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही और भी ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलता रहे। दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात कब बराबर होते हैं आप लोगों के, ये होते हैं फ्रेंड्स आपका इक्विनॉक्स के दिन, इक्विनॉक्स जिसको आप लोग विषुव बोलते हो, विषुव है ना, विषुव। और विषुव आता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। कितने लोगों का सही हुआ था यहाँ पर में, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी हाँ सर अब याद हो गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर दिए थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है आपका, ठीक है, कोई भी ध्रुव जो है वो सूरज की तरफ में झुका हुआ नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है कि पूरी सीधी रेखाएं जो है वो इक्वेटर पर पड़ रही होती है और इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है आपका। व्हाट इज मेन अट्रैक्शन ऑफ वाल्मीकि अभ्यारण्य, वाल्मीकि अभ्यारण्य जो कि बिहार के अंदर में, आपको बताना है उसका मेन अट्रैक्शन क्या है, मेन अट्रैक्शन क्या है उसका, वाल्मीकि अभ्यारण्य का मेन अट्रैक्शन वाल्मीकि अभ्यारण्य का क्या है, ये बताएंगे आप सभी लोग, बताइए जल्दी जल्दी से, वाल्मीकि अभ्यारण्य का मेन अट्रैक्शन क्या है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं और कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है, बाघ, ठीक है, टाइगर जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य का। और ये आप लोगों को याद रखना है, चितवन जो नेपाल के अंदर में, उसके साथ में ये अपनी सीमा जो है वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग जो है, वाल्मीकि अभ्यारण्य आप लोगों का टाइगर रिजर्व भी है एक प्रकार का, एक और टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, एक तरीके से टाइगर्स जो है यहाँ का अट्रैक्शन हो सकता है। तो टाइगर देखने के लिए आप लोग यहाँ पर में जा सकते हो, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, टाइगर देखने के लिए यहाँ पर में जाया जा सकता है। तो टाइगर एक यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेन। तो वाल्मीकि अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण क्या है, बाघ है, टाइगर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क यहीं पर है, टाइगर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से आप लोग, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए।
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ गए हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैं आप लोगों को इसके लिए पोल भी दे रहा हूँ, देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर पोल के अंदर में कर पाते हैं। जी देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहली बात तो कि कहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उसमें आप लोगों को क्या करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इधर साइड जाते हुए आपको लगाना है। जो सबसे इधर में है पहले वो आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से लगाना है आप लोगों ने। तो आप लोग जो है आंसर बहुत आसानी से लगा सकते थे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता होता कि भाई उत्तर प्रदेश में से तो जाती ही नहीं ये कर्क रेखा, ठीक है, तो ऊपर से इधर से या उधर से किधर से भी नहीं जाती उत्तर प्रदेश में से कर्क रेखा। तो जहां जहां 3 दिया है उसको काट दो, 3 दिया है काट दो, यहाँ भी 3 दिया है, ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ आंसर आप लोगों का सी और डी लगाया है उन्होंने देखा ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई उत्तर प्रदेश में से कर्क रेखा जाती ही नहीं है। अच्छा, बिहार में से जाती है क्या कर्क रेखा, ये बताना मुझे। बिहार में से भी नहीं जाती कर्क रेखा, है ना, बिहार में से भी कर्क रेखा नहीं जाती है। तो जहां जहां पर मैं 6 दिया है उसको भी आप काट सकते थे, ठीक है, तो वो भी आप लोगों के कट गए। अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से होता है। सबसे ज्यादा इधर में, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों की एक रफ भी बनाऊं, तो सबसे ज्यादा इधर में गुजरात में है, गुजरात में। तो गुजरात जो है वो आपका सबसे लास्ट में आना चाहिए, सबसे लास्ट में, गुजरात सबसे लास्ट में। तो देखिए दोनों ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। उसके बाद में यहां पर में राजस्थान है आपका, ठीक है, राजस्थान, तो राजस्थान यहां पर मैं दिया ही नहीं ऑप्शन में। फिर आती है बारी मध्य प्रदेश की, लास्ट से गिन रहा हूं मैं, लास्ट से मध्य प्रदेश दिया आपको 5वें नंबर के ऊपर में, तो यहां पर मैं देखिए 5वें नंबर पे, तो पीछे से गिनते हुए आ रहा हूं मैं यहां पर मैं आप लोगों का, क्यों, ताकि वेस्ट से गिन सकूं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सबसे पूर्व में है, फिर आप लोगों का चौथे नंबर पे झारखंड आएगा आप लोगों का, फिर आप लोगों का जो है छत्तीसगढ़ आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, और सबसे लास्ट में फिर आपका गुजरात आएगा। यहां पर मैं आप लोग देखिए मिजोरम और त्रिपुरा ऑप्शन में दिए ही नहीं थे, पश्चिम बंगाल दिया था, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल सबसे पहले लगाना है, जो पूरब से आता है, ईस्ट साइड से लगाना था आप लोगों ने, ईस्ट साइड से, ठीक है। अब मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक यहाँ नहीं लगेंगी क्योंकि वो सीक्वेंस से नहीं लगा है ना, आपको सीक्वेंस से लगाना था, इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था आपका। और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि लॉजिकल आपसे वो जो है ना, जो आपके चेयरमैन भाई साहब है, खतरनाक दिख रहे हैं वो, कि वो अलग अलग ही बोल रहे कि ऐसा ऐसा पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा, वैसा पूछूंगा, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, सारा पढ़ के जाएंगे अच्छे से, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है ये याद रखना आप लोगों ने, बाकी मिजोरम और त्रिपुरा भी है, पहले पहले मिजोरम है फिर बाद में त्रिपुरा है, बट वो ऑप्शन में ही नहीं दिया था। तो पहले वेस्ट बंगाल आएगा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान भी आता है, याद रखना आपने, फिर गुजरात सबसे ज्यादा पश्चिम में है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं कभी भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पर मैं पूछने के लिए रेडी है? जी हाँ सर, आप पूछ लेना, आप बता देंगे आपको, ठीक है, ठीक है, कभी भी पूछूंगा अब मैं, और इसको और ज्यादा टफ करूंगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले फिर से आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं आप लोगों से मैं ये 100 क्वेश्चंस लेने वाले, लाइव रहेगा, टेस्ट रहेंगे आप लोगों की। और अभी जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद में आप उस लेक्चर पर डाइवर्ट होंगे, उस लेक्चर पे जाना है आप सभी लोगों ने, और उस लेक्चर के ऊपर में जाकर आप लोगों ने उस सेशन को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए, आपको बताना है गोबी डेजर्ट कहां पर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के अंदर में दिया हुआ है। अब बोलो उनको कि भाई जो क्वेश्चन पूछना है पूछ ले करके जा, एनसीईआरटी से पूछना है, एससीईआरटी से पूछना है, बाहर से पूछना है, अदरक लहसन प्याज जो पूछना है पूछ ले। डेजर्ट ऑफ गोबी या गोबी डेजर्ट कहां पर में मिलेगा? चाइना में, पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, या अमेरिका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका के अंदर में, वेस्टर्न अमेरिका, यहाँ अफ्रीका लिखा है हिंदी के अंदर में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का वैसे भी वो है नहीं, ठीक है, अमेरिका या अफ्रीका, ठीक है, चाइना और मंगोलिया के अंदर में। मैं मैप के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर में आप देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये पूरा हमारा, ये पूरा हमारा है, पूरा हमारा है, ठीक है। और यहाँ पर में आप देखोगे ये चाइना है और ये मंगोलिया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे आप लोग, तो ये चाइना और ये मंगोलिया। तो गोबी डेजर्ट यहाँ पर में फैला हुआ है आपका, गोबी डेजर्ट, ठीक है, ये ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, और सभी लोग जो है फ्रेंड इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2200 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने यहाँ पर में कर दिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको सारे के सारी चीजें जितनी भी है आप लोगों को वो सारी की सारी याद करवाता रहूंगा आप लोगों को। कल महामैराथन है, सभी लोग 1000 लाइक का टारगेट है हमारा आज के आज, सभी लोग जो है जहां जहां शेयर कर सकते हो उस सेशन को शेयर कर देंगे, नोटिफिकेशन दबा देंगे, लाइक कर देंगे, सभी के सभी लोग। देखो मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, पिछले बार मैंने देखा था काफी सारे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, ठीक है, उन लोगों को ऐसा होता है कि बस हम करें, हम चले करके अपना काम बनता, ठीक है,
आगे आप समझदार हो। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों ने वैसे नहीं करना है, उसको लाइक जरूर कर देना है आप लोगों ने। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग टीचर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग 7611101101 एग्जाम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हो, या सिंपली टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से तो आप लोग अपने आप भी कर लोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये आज का आप लोगों का लेक्चर था फ्रेंड्स। कल डॉट 12 बजे सभी लोगों ने आ जाना है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों का 12 बजे डॉट। आज ही जाकर उस सेशन को आप लोग क्या कीजिए, आप उस सेशन को जो है लाइक कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, और जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देंगे। कल 12 बजे का सभी लोग अलार्म लगा लो, 12 बजे की पहले का ही अलार्म लगा लो सभी लोग। ओके, बाकी टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में, और दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में, तो मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को दूंगा ही। ओके, तो ये भी याद रखना है। और टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक जरूर कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है, बाय।